युनचैन की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। ये सब क्या हो रहा है? मैं मरा क्यों नहीं? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने क्लाउड एंड क्लिफ से छलांग लगाई थी। मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ पता नहीं क्यों। मेरे शरीर में दर्द नहीं है और मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हो रही। ये सब क्या से हो रहा है? युनचैन अचानक अपनी आंखें खोली और झट से उठ बैठा। उसने खुद को एक आरामदायक मुलायम बिस्तर पर पाया कि जिसके ऊपर एक लाल बैनर लटका हुआ था, जिससे उत्सव का माहौल बन गया। अरे लिटिल चैन, तुम जाग गए? उसके कान में लड़की के आश्चर्य से हाफने की आवाज सुनाई दी और वही लड़की उसकी नजर के सामने आ गई। पहली नजर में हरे रंग के कपड़े पहने लड़की 15-16 साल की लग रही थी। उसका रंग बर्फ जैसा गोरा था, होठ गुलाबी और होठ कोमल थे और नाक नाजुक थी। उसकी आंखें झरने के साफ पानी की तरह निर्मल और पारदर्शी थी, जिनमें गहरी हैरानी का भाव झलक रहा था। उसके चेहरे से एक अलग ही कोमलता और सौम्यता झलक रही थी। इतनी कम उम्र में ही उसमें इतना आकर्षण था। भला कौन सोच सकता था कि फ्यूचर में वो कितनी खूबसूरत होगी। पास खड़ी लड़की को घूरते हुए ह्यूनचैन ने गौर से देखा और अनजाने में उसके होठों से दो शब्द निकल गए, लिटिल आंट। सुंदर स्त्री ने अपने कोमल हाथों को ह्यूनचैन के माथे पर रखा और थोड़ी देर बाद शांत हो गई। प्रसन्न भाव से उसने कहा, कितनी खुशी की बात है। तुम्हारा बुखार लगभग सामान्य हो गया है। तुमने तो मुझे लगभग मौत के घाट ही उतार दिया था। लिटिल चैन, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कहीं भी असहज महसूस हो तो मुझे बताना। लड़की की गहरी चिंता से भरी आंखों को देखकर यूनचान ने भावहीनता से अपना सिर हिलाया। वो खाली निगाहों से आसमान की ओर देखता रहा। यहाँ थोड़ी देर आराम करो। मैं जाकर तुम्हारे ग्रैंडपा को बता देती हूँ कि तुम जाग गए हो। आज तुम्हारा दिन है। जब तुम बेहोश हुए थे तो तुम्हारे दादाजी लगभग पागल हो गए थे और तुम्हारे लिए डॉक्टर सीटू को ढूंढने गए थे। लड़की इतनी जल्दी में थी कि उसने यूनचैन की वर्तमान असामान्य स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। उसने यूनचैन के कंधों को धक्का दिया, उसे बिस्तर पर वापस लेटने का इशारा किया और जल्दी से चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, यूनचैन सिर को हाथों से पकड़े हुए बिस्तर पर बैठ गया। ये सुदूर पूर्व में स्थित शहरों में से एक था, जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के साथ राज्यों में से एक फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में स्थित था और वह शियाओ कुल के पांचवें एल्डर शियाओ चैन का इकलौता पोता था। वह इसी साल 16 साल का हुआ था। यह उनकी वर्तमान पहचान थी। अचानक उसकी मेमोरी एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की लगभग 20 सालों की मेमोरी से मेल खा गई और वह भ्रम में स्थिर में आ गया। अगर मैं शाओचैन हूँ तो मुझे एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की यादें क्यों हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में मरने के बाद मैंने इसी शरीर में यात्रा की? नहीं, मैं स्पष्ट रूप से शाओचैन हूँ। यह पूरा कमरा मुझे जाना पहचाना सा लगता है। मुझे अपने बचपन की सारी घटनाएं स्पष्ट रूप से याद हैं। मेरी स्मृति में जो कुछ भी है वो मेरे व्यक्तित्व अनुभव से है और किसी और की स्मृति कभी नहीं चुराऊंगा। तो क्या एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की सारी बातें महज एक सपना थी? क्या क्लाउड एंड क्लीप से कूदने के बाद ही मैं सचमुच जागा? लेकिन एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में बिताए गए पल आज भी उतने ही स्पष्ट थे। भला वो 24 साल जिनमें प्यार और नफरत दोनों थे, महज एक सपना कैसे हो सकते थे? क्या तमाशा चल रहा है? युनचैन वर्तमान में शाओचैन काफी देर तक स्थिर रहा, धीरे धीरे शांत हुआ और अपने विचारों को इकट्ठा किया। अभी सुबह के शुरुआती घंटे थे और आसमान पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ था। आज उसका और श्याओ परिवार की शादी का दिन था,
दोनों घंटे पहले उसकी लिटिल आंट ने उसे जगाया और उसे लाल शादी का गाउन पहनाया। उसने अपनी लिटिल आंट द्वारा हाथ से बनाया दलिया खाया और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। वो अभी तक नहीं जागा था। उसके होठों से एक अजीब सी गंध आई और श्याओ चैन के होठ थोड़े सिकुड़ गए। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये तो मर्डरिंग हार्ट पाउडर है। स्काई पोजिशन बीड धारण किए हुए यूनचैन ने अज़ोर क्लाउड कॉन्टिनेंट पर जितने साल बिताए उतने सालों में उसने दुनिया भर के सभी जहरों के बारे में जान लिया था। और यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई जहर नहीं था जिससे वो परिचित न हो। वह महज एक गंध से ही जहर का नाम और प्रभाव बता सकता था। साथ ही स्काई पोजिशन बीड धारण करने के कारण वह किसी भी पॉइजन से इफेक्टिव नहीं था, चाहे वो कितना भी विषैला क्यों ना हो। मर्डरिंग हार्ट पाउडर एक विशेष प्रकार का स्पिरिचुअल ग्रास और चेरी फ्रूट के सेब की बैंगनी धारियों से मिलकर बनाया गया था। पानी में घुलने पर यह जहर रंगहीन और स्वादहीन होता था। शरीर में प्रवेश करने के 10 सेकंड के भीतर ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और मृत्यु का कारण किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि यह एक निशाहीन जहर था। शियाओ चैन की आंखें नम हो गई और वो तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। दरअसल वो बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि उसने जानलेवा हार्ड पाउडर मिला हुआ दलिया पी लिया और जहर से उसकी मौत हो गई। उसका जन्म एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में हुआ था, लेकिन एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट क्लिफ से छलांग लगाने के बाद वो वास्तव में दुनिया में एक मृत शरीर में रिनकार्नेट लेकर आया था। अगर कोई इसे सुने तो उसे एक काल्पनिक कहानी लगेगी, लेकिन जियाओ चैन के लिए यही एकमात्र तर्क था। एक मिनट रुकिए, अगर सच में ऐसा था तो इस शरीर में स्काई पॉइजन क्षमता नहीं होनी चाहिए। फिर भी जब पिछले शरीर के मालिक की मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी तो उसके होठों पर लगे जानलेवा पाउडर का उस पर कोई असर कैसे नहीं हुआ। उसके बाएं हाथ की हथेली में एक अजीब सी अनुभूति हुई। शियाओ चैन ने अपना बायां हाथ उठाया और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी हथेली पर एक गोलाकार हरा निशान बना हुआ है। यह आकृति, यह रंग, यह आकार स्पष्ट रूप से स्काई पोजिशन पर्ल के समान था। क्लाउड एंड क्लिफ से कूदने से पहले उसने बेताबी से स्काई पोजिशन पर्ल निगल लिया था, लेकिन उसे वास्तव में नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। उसके हाथ पर बना यह निशान अप्रत्याशित रूप से स्काई पोजिशन पर्ल ही था और यह वास्तव में उसके साथ इस दुनिया में आ गया जैसे किसी सम्मोहन में हो। शियाओ चैन ने स्काई पोजिशन बीड को घूरता रहा और अब चेतन रूप से फुसफुसाया, स्काई पोजिशन बीड। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसकी हथेली पर बने हरे निशान से अचानक हरी रोशनी निकली। तुरंत ही उसे हल्का सा चक्कर आया और उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसकी पूरी दुनिया हरे रंग से जगमगा उठी। हरियाली से भरी यह दुनिया विशाल और खुली थी। यहाँ कोई सीमाएं नजर नहीं आ रही थी और पूरे रियलम में स्काई पोजिशन बेड की हल्की सी ऑरा फैली हुई थी। लंबे समय तक अचेत रहने के बाद शिव चैन को एहसास हुआ कि वो स्काई पोजिशन बेड के भीतर की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। किसने सोचा होगा कि स्काई पोजिशन बेड के अंदर इतनी बड़ी दुनिया और खाली दुनिया होगी। इससे भी अधिक अकल्पनीय बात यह थी कि परिणामों की परवाह किए बिना स्काई पोजिशन बीड को खाने के बाद स्काई पोजिशन बीड वास्तव में उसके साथ यात्रा कर रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उसके बॉडी का एक हिस्सा बन गया है। अगर अंदर जाने का रास्ता था तो बाहर निकलने का रास्ता भी जरूर होगा। श्याओ चैन ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने विचारों को इकट्ठा किया। अचानक हरे रंग की दुनिया तेजी से गायब हो गई और जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो उसकी नज़र से वही कमरा था जिसे वो परिचित था।
अपनी हथेली पर बने हल्के हरे निशान को देखते हुए शियाओ चैन धीरे से मुस्कुराया। भले ही यह अजीब घटना क्यों घटी यह पता नहीं था, लेकिन न केवल उसका पुनर्जन्म हुआ बल्कि उसके दोनों जन्मों की यादें भी बरकरार थी। शायद गॉड को भी दोनों जन्मों का कष्ट सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्हें दया आ गई और उन्होंने उसे फिर से जीने का मौका दिया। ह्यून-चैन और क्लाउड कॉन्टिनेंट के असंख्य पावरफुल व्यक्तियों के अत्याचारों का शिकार था। यद्यपि अंत में उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी उसने अकेले ही दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कितना विस्मयकारी और आश्चर्यजनक था। हालांकि उसका शरीर इस समय औसत दर्जे का था नहीं, अगर खुलकर कहा जाए तो उसे कमजोरी का पहाड़ कहा जा सकता था। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में प्रोफाउंड पावर का सबसे अधिक महत्व था। हालांकि जियाओ चैन जियाओ क्लैन में पैदा हुआ था और सबसे पावरफुल फिफ्थ एल्डर शियाओली का पोता था। 16 साल की आयु में भी उसकी प्रोफाउंड पावर प्रोमोडियल प्रोफाउंड रियलम के पहले ग्रेड पर ही थी। उसने 7.5 साल की आयु में कल्टीवेशन शुरू किया, 8 साल की आयु में प्रोमोडियल प्रोफाउंड रियलम में प्रवेश किया और फिर पूरे 8 सालों तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। जियाओ क्लैन के सभी लोग उसका उपवास करते थे। इसके बाद जियाओ ली ने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के पीक ग्रेड के डॉक्टर सीटू को उसके शरीर की जांच करने के लिए आमंत्रित किया और यह जानकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि शियाओ चैन जन्मजात रूप से डैमेज प्रोफाउंड वेन के साथ पैदा हुआ था। इतनी डैमेज प्रोफाउंड वेन गंभीर रूप से डैमेज थी कि उसे उभरना लगभग असंभव था। इसी स्थिति में जियाओ चैन प्रोमोडियल प्रोफाउंड रियलम के पहले स्तर पर ही रुका रहा और चाहे कितने भी कल्टीवेशन करे उनमें कोई सुधार नहीं हो सका। चाहे वो अपनी जान जोखिम में डालकर भी कल्टीवेशन कर लेता, वह जीवन भर प्रोमोडियल प्रोफाउंड रियलम पर ही रहता। इस तरह का व्यक्ति निस्संदेह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का सबसे नीच प्राणी था और शियाओ कबीले में तो वह हंसी का पात्र था। अगर उसके दादा शियाओली, जो शियाओ कबीले के सबसे पावरफुल व्यक्ति थे और जिन्हें फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का भी सबसे पावरफुल का व्यक्ति कहा जा सकता था, न होते तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में प्रोफाउंड आर्ट का कल्टीवेशन प्राप्त करने वाले 3 मेन परिवारों में एक श्याओ क्लैन था, जिसके पास असीमित पावर थी। उसी पीढ़ी के असंख्य यंगर्स के बीच श्याओ चैन को एक अनावश्यक अस्तित्व कहा जा सकता था। अगर वह किसी दिन मर भी जाए तो कुछ ही लोग को प्रभाव होगी, लेकिन आज कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बेहद दुर्लभ और महंगे मर्डरिंग हार्ट पाउडर का इस्तेमाल करके उसकी हत्या करने की कोशिश की। शियाओ चैन अब इसका कारण अच्छी तरह समझ गया था, क्योंकि आज उसका और शिया किंग्यू का विवाह का दिन था। शिया किंग्यू भी उन्हीं की उम्र की थी, यानी 16 साल की। इतनी कम उम्र में ही उनकी प्रोफाउंड पावर प्रोमोडियल प्रोफाउंड रियलम के 10th ग्रेड तक पहुंच चुकी है, लगभग प्रोमोडियल प्रोफाउंड रियलम को पार करके नासेंट प्रोफाउंड रियलम में एंटर करने के करीब थी। जिया क्लैन में 100 सालों में वो आयु में इस स्तर पर प्रोमोडियल पावर प्राप्त करने वाली वो अकेली थी। यहाँ तक कि अफवाहें थी कि यदि वो इसी तरह कल्टीवेशन कर रही होती तो कुछ सालों में बाद जिया क्लैन के इतिहास में अर्थ प्रोफाउंड रियलम में प्रवेश करने वाली पहली व्यक्ति होगी, या शायद स्काई प्रोफाउंड रियलम तक भी पहुंच जाएगी, जिसके बारे में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में पिछले कुछ शताब्दियों में किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह न केवल बेहद बुद्धिमान थी, बल्कि अत्यंत सुंदर भी थी और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में सभी उसे सबसे सुंदर लड़की मानते थे। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सभी हारे हुए लड़के उस पर मोहित थे। अगर जिया परिवार दूल्हों की तलाश शुरू कर दे तो प्रतीक्षा करने वालों की कतार शायद इतनी लंबी हो जाएगी कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के दक्षिण और उत्तरी दोनों द्वारों के बीच तक फैल जाएगी। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की बुद्धि और सुंदरता की पराकाष्ठा पर खड़ी यह लड़की असल में अपनी पीढ़ी के सबसे निकम्मे और
उजड़े हुए लड़के से शादी कर रही थी जिसका कोई फ्यूचर नहीं था। कौन जानता था कि कितने लोग गुस्सा और ईर्ष्या से चूर चूर हो जाएं रहे होंगे। यह बिल्कुल गोबर के ढेर में खिले उस चमकदार कमल के फूल जैसा था जिसे देखने की भी किसी परवाह नहीं थी। जिन लोगों को जिया किंगयू से एक तरफा प्यार था वे जाहिर तौर पर शियाओ चैन से बेहद ईर्ष्या करते और नफरत रखते थे। और भी कई लोग हार मानने को तैयार नहीं थे और उसे जहर देकर मारने की कोशिश भी कर सकते थे। जब जियाओ चैन इस बारे में सोचा तो उसे यह स्थिति बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी। औरतें ही मुसीबत की जड़ होती हैं। जियाओ चैन बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और मन ही मन बड़बड़ाने लगा। लेकिन अब उसे जिया किंगयू की खूबसूरती और आकर्षण याद आया जो पूरे सिटी को हिला सकता था। तो वह खुलकर हंस पड़ा। फिर भी मुझे ऐसी दुल्हन से शादी करने का मौका मिला है, यह तो वाकई अच्छी शुरुआत है। इसमें वो लाल शादी का गाउन पहने हुए था और उसका कमरा चारों ओर दोहरी खुशी वाले लाल कपड़ों से सजा हुआ था। पिछली रात उसके दादा श्याओ ली और उसकी लिटिल आंट श्याओ लिंगजी ने खुद यह सजावट करवाई थी कि उनका शयन के शादी के कमरे में बदल गया था। अचानक दरवाजा खोला और एक अलौकिक आकृति तेजी से अंदर आई। शियाओ चैन तुम खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोली, शियाओ लिटिल आंट, क्या दादाजी वापस आ गए हैं? शियाओ लिंगजी शियाओ ली की 1.5 उम्र की बेटी थी। हालांकि वह शियाओ चैन की मौसी थी, लेकिन इस साल उसकी उम्र 15 साल ही हुई थी और वो शियाओ चैन से 1 साल छोटी थी। वह अभी भी काफ़ी यंग थी, लेकिन उसकी सुंदरता पहले से ही मनमोहक थी। उसकी प्रफाउंड पावर प्रोमोडियल प्रफाउंड रियलम के 6 ग्रेड पर थी, लेकिन तुलना करने पर भले ही वो जिया किंगयुन के बराबर न हो, फिर भी यह कम नहीं था क्योंकि वह शियाओ क्लैन की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी और उसका बहुत सम्मान किया जाता था। ओ चियर, तुम आखिरकार जाग गए। जैसे ही श्याओली कमरे में एंटर हुआ, एक मधुर आवाज़ गूंज उठी। श्याओ चैन को पहले से ही बिस्तर से उठे हुए और सामान्य चेहरे के साथ देखकर श्याओली ने थोड़ी राहत महसूस की। उसके पीछे उसकी नौकरानी शियाओ होंग और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के नंबर 1 डॉक्टर डॉक्टर सीटू भी थे। अच्छा हुआ कि आप जाग गए और अब आप बीमार नहीं लग रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सीटू से अपनी जांच करवा लीजिए। आज आपकी शादी का दिन है और हम जरा सी भी गलती नहीं कर सकते। डॉक्टर सीटू, कृपया जांच शुरू कीजिए, श्याओली ने अपनी बात के दौरान एक तरफ हटते हुए कहा। डॉक्टर सीटू ने अपनी दवाइयों का डिब्बा मेज पर रखा और शियाओ चैन के सामने बैठ गए। उन्होंने अपने हाथों से शियाओ चैन की कलाई पर नब्ज जांची। थोड़ी देर बाद उन्होंने शियाओ चैन से अपना हाथ हटा लिए। डॉक्टर सीटू, शियाओ चैन की हालत कैसी है? क्या ये गंभीर है? शियाओ चैन शियाओ लिंगजी ने चिंता से पूछा। उसके चेहरे पर भय और घबराहट साफ झलक रही थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जियाओ लिंगजी गंभीर लग रही थी और शियाओ ली भी गंभीर लग रहा था और उनके चेहरे पर एक उग्र भाव था। वो इस बात से कैसे अनजान रह सकता था कि शियाओ चैन को अचानक बेहोश हो जाना अजीब था। डॉक्टर सीटू का चेहरा धीरे धीरे खिल उठा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एल्डर शियाओ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पोते की सेहत एकदम ठीक है। उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है। यहाँ तक कि हल्की सी भी सर्दी नहीं है। शायद घबराहट और उत्साह के मारे उनका खून सिर में चढ़ गया और वे बेहोश हो गए। आखिर आपके पोते की शादी शिया कबीले की बेटी से हो रही है, जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है। हालांकि डॉक्टर सीटू ने अपनी घृणा को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों से उनका खेद स्पष्ट हो गया। एक टैलेंटेड लेडी का किसी निकम्मे और फ्यूचरहीन व्यक्ति से विवाह करना किसी के लिए भी
स्वीकार करना वास्तव में कठिन था। यह तो बहुत अच्छी खबर है। श्याओली ने राहत की सांस ली और सोचते हुए सिर हिलाया। डॉक्टर सीटू के लिए सुबह सुबह इतनी जल्दी पकड़े जाना मुश्किल रहा होगा। हांग, डॉक्टर सीटू को आराम करने के लिए लिविंग रूम तक ले चलो। कोई बात नहीं, डॉक्टर सीटू ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया और अपनी दवाइयों का बक्सा उठाते हुए कहा, चूंकि आपका पोता ठीक है, मैं अब चलता हूँ। एल्डर शियाओ को फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे बेहतरीन पोती से मिलने पर बधाई। मुझे नहीं पता कि इस समय कितने लोग आपसे जल रहे होंगे। हाँ, और वह विदा ले गया। शादी में ड्रिंक के लिए आना मत भूलना। हांग, डॉक्टर सीटू को बाहर तक छोड़ दो। चेयर, क्या तुम सच में ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं कोई तकलीफ है? डॉक्टर सीटू के जाने के बाद भी श्यावली को तसल्ली नहीं हुई और वह सोचते हुए भौहें सिकोड़ने लगा। जब श्याओ चैन अचानक बेहोश हुआ तो उसका टेम्परेचर अचानक गिर गया और उसकी ऊर्जा भी डाउन हो गई। यह सिर्फ अधिक उत्साह का परिणाम नहीं हो सकता था। श्याओ चैन की वर्तमान स्वस्थ स्थिति को देखते हुए वो अभी भी बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन श्याओली के मन में अभी भी एक छोटा सा संदेह था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, आप निश्चित रहिए, श्याओ चैन ने सहज भाव से कहा। लेकिन श्याओली को देखकर उसकी नाक अचानक सिकुड़ गई, क्योंकि उसका चेहरा चिंता से भर गया और सिर पर सफेद बाल बिखरे हुए थे। श्याओ कबीले के फिफ्थ एल्डर थे और यद्यपि श्याओली पांचवें सीनियर एल्डर थे, वे कबीले में सबसे पावरफुल थे। 5 साल पहले उन्होंने स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम के 10वें ग्रेड की सीमा पार की थी और अब स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम के पीक पर थे और उन्हें और उनके पास ट्रू प्रोफाउंड रियलम में प्रवेश करने का अवसर था। एक ऐसा ग्रेड जिसका सपना अनगिनत लोग देखते थे। श्याओ ली इस साल मात्र 55 साल के थे। उनकी स्पिरिट प्रोफाउंड 10th लेवल की पावर थी, लेकिन उनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। जब भी श्याओ चैन उनके सफ़ेद बालों से भरे सिर को देखता, उसका मन दुखी हो उठता था। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रहने वाले सभी लोग यह जानते थे कि श्याओ ली के बाल अधेड़ उम्र से ही सफ़ेद क्यों हो गए। उनके इकलौते बेटे श्याओ चैन के पिता श्याओ यिंग को फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता था। 17 साल की आयु में उन्होंने नासेंट प्रोफाउंड रियलम में प्रवेश किया। 20 साल की आयु में उन्होंने नासेंट प्रोफाउंड रियलम के 5वें ग्रेड पर पहुंच गए। 23 साल की आयु में उन्होंने नासेंट प्रोफाउंड रियलम को पार करके ट्रू प्रोफाउंड रियलम में प्रवेश किया, जिससे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सभी लोग हैरान रह गए। वे श्याओ क्लैन के साथ साथ श्याओली के लिए भी गौरव और खुशी का सोर्स बन गए। लगभग सभी का मानना था कि जब श्याओ यिंग अधेड़ उम्र के हो जाएंगे तो वे श्याओ क्लैन के नेतृत्व को संभालने के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार होंगे। दुर्भाग्यवश शायद गॉड की प्रतिभा से ईर्ष्या के कारण श्याओ चैन के जन्म के मात्र 1 महीने बाद श्याओइंग पर जानलेवा हमला हुआ। इससे कुछ दिन पहले ही श्याओइंग ने श्याओ कुल की बेटी की जान बचाई थी। इस बचाव के बाद श्याओइंग अपनी सामान्य पावर के आधे बल से ही हमलावरों का सामना कर सके और अंत में उन्होंने अपनी जान दे दी। अपनी पत्नी प्रियतम के बिछड़ने के गम से टूट गई और कुछ ही समय बाद उनसे मिलने चली गई। अपने बेटे को खोने के गहरे सदमे से श्याओली के बाल रातों रात सफ़ेद हो गए। 9 महीने बाद श्याओ लिंगजी का जन्म हुआ। उनकी माँ भी अपने इकलौते बेटे को खोने से असहनीय दर्द से पीड़ित रही और 1 महीने बाद अवसाद से उनकी मृत्यु हो गई। किसी को नहीं पता था
कि अपने बेटे और पत्नी के देहांत के बाद के वर्षों में श्याओली ने अपना जीवन कैसे जिया होगा। उनके पीले बालों में असीम दुख, घृणा और एक गहरा अकथनीय शोक समाया हुआ था। आज तक श्याओली को अपने बेटे का हत्यारा नहीं मिला है। बाद में उसने अपनी सारी आशाएं और इच्छाएं श्याओ चैन पर टिका दी, लेकिन जन्म से ही डैमेज बेन के साथ पैदा होने की क्रूर सच्चाई अचानक बिजली की तरह उसके जीवन में आई और चली गई। हालांकि अपने हताश पोते को देखकर श्याओली ने कभी भी निराश या क्रोध का कोई संकेत नहीं दिखाया। उनके नजरिए से जन्म से ही श्याओ चैन की प्रोफाउंड वेन का टूटना इस बात का सबूत था कि भाग्य ने उसके साथ अन्याय किया है और इस अन्याय के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्हें श्याओ चैन के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए और न ही उसका उपहास करना चाहिए, बल्कि उसे और भी अधिक प्यार करना चाहिए ताकि इसकी भरपाई हो सके। वर्षों से वह डैमेज वेन डैमेज प्रोफाउंड वेन को ठीक करने के हर संभव तरीके की तलाश में थे, लेकिन प्रोफाउंड वेन्स तो किसी की प्रोफाउंड पावर की जीवन रेखा होती है, तो उन्हें इतने आसानी से कैसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि बचपन में श्याओ चैन को दूसरों द्वारा नज़रअंदाज किया गया और उसे उपहास भरी निगाहों का सामना करना पड़ा, फिर भी वे ऐसे दादा को पाकर खुद को भाग्यशाली मानता था। शाओली के चमकदार सफेद बालों को देखते हुए श्याओ चैन की आंखों में धीरे धीरे तेज हो गई। चूंकि गॉड ने मुझे यह दूसरा मौका दिया है और मेरी दोनों यादें बरकरार रखी हैं, तो भला ही यह सिर्फ मेरे दादाजी को सांत्वना देने के लिए ही हो। मुझे पूरी ताकत से जीना होगा। मेरी प्रोफाउंड वेन टूट गई है तो क्या हुआ, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक डॉक्टर का उत्तराधिकारी हूँ। सही दबाव मिल जाए तो 3 महीने के भीतर मैं अपनी प्रोफाउंड वेन को पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ। तुम ठीक हो, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे देखकर श्याओली को आखिरकार तसल्ली मिली। चमकते आसमान की ओर देखते हुए उसने कहा, चेयर, समय नज़दीक आ रहा है, तुम अपनी तैयारी कर लो। मैं शादी के लिए टीम का इंतजाम करता हूँ। अच्छा, क्या तुम घोड़े पर सवार होना चाहते हो या गाड़ी में बैठना चाहते हो? अगर वो कल का श्याओ चैन होता तो वो जरूर जवाब देता, रथ। हालांकि वो एक बड़े खानदान का इकलौता पोता था, लेकिन उस दर्जे के बिना उसे निकम्मा कहा जा सकता था और शिया किंगडम उसे बिल्कुल अलग थे। शिया खानदान में शादी के सफर में उसे अनगिनत ताने सुनने पड़ेंगे और ईर्ष्या से वो अफसोस भरी निगाहों का सामना करना पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि ऐसे नकारात्मक माहौल में आमने सामने होने पर क्या क्या भावनाएं उमड़ेंगी। श्याओ चैन हल्की मुस्कान के साथ हंसा, बेशक मैं घोड़े पर सवार हूँ दादाजी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिया किंगडम भले ही खानदानी हो, लेकिन उसकी किस्मत में हमारे शिया परिवार की बहू बनना लिखा है। मैं सम्मान और गरिमा के साथ खुलेआम उससे शादी करूंगा ताकि आपकी बेइज्जती न हो। श्याओली के चेहरे पर कुछ देर के लिए भावहीनता छा गई, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका पोता ऐसी बातें कहेगा। फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा। महज एक शब्द से ही उनकी गहरी संतुष्टि झलक रही थी। श्याओली कमरे से बाहर निकला और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही श्याओली चला गए, श्याओलिंगजी श्याओचैन के सामने खड़ी हो गई और अपने होठ सिकोड़ लिए। उसका चेहरा नाखुशी से भरा हुआ था। उसने कहा, तो तुम इस शादी को लेकर इतने उत्साहित हो गए और तुमने मुझे बेवजह परेशान किया। जाहिर है तुम जिया किंगियो से ज्यादा बार नहीं मिले हो, फिर भी तुम्हें वो इतनी पसंद है। ओह, सही कहा, वो तो हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है ना? श्याओ चैन ने झट से अपने हाथ आगे पीछे हिलाते हुए कहा, यह कैसे संभव है? जिया किंगन काफी खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी आंट
उससे भी ज़्यादा सुंदर है। अगर मैं सचमुच उसकी वजह से बेहोश हो जाता तो मुझे नहीं पता कि इस जन्म में मैं कितनी बार बेहोश हो चुका होता, क्योंकि लिटिल हार्ट तो हर दिन मेरे साथ रहती हैं। शाओलिंग जी के चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी और वो खिलखिलाती हंसते हुए बोली, तुम्हें पता है कि मुझे खुश करने के लिए क्या कहना है? अगर श्याओ चैन उससे शादी करने की जल्दी में बेहोश भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिया किंगक्यू जितनी खूबसूरत है उतनी ही टैलेंटेड भी है। जिया परिवार फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का सबसे धनी परिवार भी है, इसलिए बहुत से लोग उससे शादी करने का सपना देखते हैं, लेकिन अंत में वो मेरे परिवार के शियाओचैन से ही शादी करने वाली है। इसी समय शाओलिंजी के चेहरे पर गर्व का भाव था, फिर उसकी आंखों में उदासी छा गई और उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मुझे लगता है कि यह दिन कितना जल्दी आ गया। लिटिल चैन शादी के लिए तैयार है। दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके बाद बूढ़ी नौकरानी श्याओ होंगफेंग की आवाज़ सुनाई दी, यंग मास्टर, आपकी दुल्हन से मिलने का समय आ रहा है। अभी से शाओलिंगजी ने शाओचैन को कपड़ों पर नजर डाली और अचानक चिंतित होकर कहा, आंटी होंग, थोड़ी देर और रुकिए, हम अभी बाहर आ जाते हैं। वो शाओचैन के सामने आई और कोमल हाथों से उसके शादी के कपड़े जल्दी से ठीक करने लगी। यह पोशाक पहनना काफ़ी मुश्किल है। पहले की घटनाओं के कारण आपके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं। सीधे खड़े रहिए, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। बर्फ जैसे सफ़ेद कोमल हाथों ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। उसने उसके भी कॉलर को सही जगह पर किया और उसकी ढीली बेल्ट को फिर से कस दिया। उसकी हरकतें झटकेदार थी, लेकिन वो इसे गंभीरता से ले रही थी और अपना काम पूरा ध्यान दे रही थी। शाओचैन चुपचाप उसे देखता रहा और उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गई। आज वो जिया किंगिन से शादी करने जा रहा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि जिया किंगिन उससे इसलिए शादी नहीं कर रही थी क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करती थी। अगर उसके पिता शियाओयिंग और शिया होंगी के बीच मार्च में हुए समझौते के कारण ऐसा न हुआ होता तो शिया किंगिन उसकी तरफ देखती भी नहीं। इस दुनिया में केवल दो ही लोग शियाओचैन के प्रति दयालु थे, एक उसका दादा शियाओली और दूसरी उसकी लिटिल आंट शियाओ लिंगजी। अपने शुरुआती बचपन में शियाओचैन से शाओलिंजी ऐसे चिपकी रहती थी जैसे कोई मिठाई। वह जहाँ भी जाता उसके पीछे पीछे जाती और शियाओचैन के लिए उसे अपने से दूर करना मुश्किल था। अगर वह उसे कुछ देर तक नहीं देख पाती तो जोर जोर से रोने लगती, लेकिन जब शियाओचैन 10 साल का हुआ और यह पुष्टि हो गई कि उसकी प्रोफाउंड ब्रेन डैमेज हो गई हैं तो लिंगजी मानो रातों रात बड़ी हो गई। उसे प्रोफाउंड ब्रेन के डैमेज होने के परिणामों का एहसास हुआ और फिर उसे शियाओचैन की लिटिल आंट होने का एहसास हुआ। यहीं से उसने कमज़ोर शियाओ चैन के जीवन की रक्षा के लिए प्रोफाउंड पावर का कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के 24 सालों के सपने के बाद शियाओ चैन को लगा कि शियाओ लिंगजी की दयालुता के साथ बिताया गया उसका समय जितना विलासपूर्ण था उतना ही अनमोल भी। हालांकि शिया किंगन उसकी पत्नी बनने वाली थी, लेकिन वह स्काई के सबसे ठंडे चंद्रमा की तरह होगी, एक ऐसी चीज़ जिसे केवल देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। अगर मेरी शादी लिटिल हार्ट जैसी लड़की से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इस तरह के विचार अनियंत्रित रूप से शियाओचैन के मन में उड़ने लगे। शियाओचैन को कपड़े पहनाने की जटिलता प्रक्रिया पूरे करने के बाद शियाओ लिंगजी ने गहरी राहत की सांस ली। दबे पांव चलते हुए उसने अपना हाथ उठाया और उसके बालों को सहलाया। उसके चेहरे पर कोमल स्नेह का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था और उसके गुलाबी होठ फूल की पंखुड़ी की तरह हल्के से खुले हुए थे। तेज गति से शाओचैन ने सहज रूप से अपना सिर झुकाया और शाओलिंजी के रसीले गुलाबी होठों पर अपने होठ दबा दिए। तो दोस्तों, पता है ना कैसे क्या हो रहा है, तो वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना।